गाड़ी है वो पार्किंग में खड़ी कर दी है और पार्किंग से जो ताजमहल की डिस्टेंस है वो 1.5 किलोमीटर की है। उस पिनेकल का हाइट है 30 फीट। 30 फीट है वो। और मुगलों के टाइम पे पूरा सोने का था ये, लेकिन अब अंग्रेज लोगों ने रूल किया तो सोने का निकाल कर यहाँ पर भी पीतल का रखा है। अब यह ताजमहल देखेंगे बॉटम से लेकर टॉप तक टोटल ताजमहल का है। Hello Hello everyone. everyone. So welcome back to our channel. So we are here again with another interesting vlog. और इस ब्लॉग में हम कवर करने वाले हैं 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो कि इंडिया में है और उसका नाम है ताज, प्यार की निशानी। और ये हम रूट कवर करेंगे नोएडा टू आगरा। और इसमें हम रूट जो फॉलो करने वाले हैं वो है नोएडा, मतलब ग्रेटर नोएडा वेस्ट से स्टार्ट करेंगे हम लोग, परी चौक जाएंगे, फिर यमुना पकड़ेंगे और यमुना से फिर आगरा। ठीक है, बहुत ही अच्छी जर्नी होने वाली है। इसमें हम सारी डिटेल्स कवर करेंगे, टोल प्राइसेस, रोड कंडीशन, वेदर कंडीशन और आगरा में क्या कंडीशन चल रही है, इस समय भीड़ के क्या सीन है। ठीक है, और ताजमहल की डिटेल्स के बारे में हम दिखाएंगे आपको कि वो ताजमहल क्यों इतना फेमस है, क्यों, क्या क्या चीज़ें उसमें फैक्ट्स हैं। So let's get started. तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी भगवान का नाम लेकर के और लेट्स गेट स्टार्टेड। और जैसे कि हमने बताया था कि हमारी डेस्टिनेशन है आगरा और एज़ पर टाइम लाइन इट विल टेक अराउंड 3-9 आवर्स। ओके, और हम लोग पहुँचेंगे 3:41 पे। अगर हाँ ब्रेक बीच में लिया तो हम लोग को लगभग 4-4:30 तो हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे पता है 5-5:20 पे एंट्री बंद कर देते हैं, बट लेट्स सी क्या रहता है वहाँ पे। तो हमने अभी तक अपने घर से 23 किलोमीटर कवर कर लिया है जर्नी और अब जाके यमुना एक्सप्रेस वे आया है। और अभी तक गाड़ी ने जो एवरेज दिया सिटी में वो 16.6 का दिया है। और नॉर्मली मतलब अगर हम नॉर्मल पेट्रोल भी डलवाते हैं तब भी ये इतना ही देती थी, बट वही परफॉर्मेंस का थोड़ा बहुत इशू आता था। बाकी आगे जर्नी हम अब एक्सप्रेस वे पे करने वाले हैं, वहाँ पे हम जज देखेंगे गाड़ी क्या एवरेज निकाल के देती है उस टाइम पे। बाकी रोड कंडीशन में बताऊँ, सिटी में तो बहुत जगह डाइवर्जन था और क्योंकि पानी बरसा तो पानी भरा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा रश भी था। रश में होने के बाद भी गाड़ी ने अच्छा एवरेज निकाल के दिया है। और ये बहुत अच्छा हो रहा है कि वेदर कंडीशन बहुत बढ़िया हो रखी है, तो आज घूमने मज़ा आएगा वहाँ ताजमहल में। बाकी आज संडे है तो जहाँ तक है अच्छा खासा रश रहेगा वहाँ पे। और अभी टाइम हो रहा है दिन के 1:32 और अराइवल टाइम दिखा रहा है 3:53। और इनकेस अगर हम बीच में वो लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, तो ये अराइवल टाइम बढ़ेगा फिर। So guys, I hope आप लोग को हमारे vlogs पसंद आ रहे होंगे, right? आने चाहिए आने चाहिए। सो हम लोग यही अभी बात कर रहे थे कि लाइक नोएडा में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप वीकेंड पे अगर आपको कोई प्लान नहीं भी है सैटरडे तक या फ्राइडे तक, आप 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए कोई भी प्लानिंग कुछ भी कर सकते हो रैंडम, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें बहुत पास में है। लाइक मथुरा आप विज़िट कर सकते हो वीकेंड पे, आगरा हो गया जो कि हम आज जा रहे हैं, और हरिद्वार हो गया, हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, है ना। और आपका ये क्या कहते हैं, कालका साइड आप जा सकते हो। हाँ, शिमला भी हो गया। शिमला में आप लाइक फ्राइडे निकलो तो संडे तक आप 1-2 दिन पूरा घूम सकते हो। और आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हम कोट द्वार गए थे हनुमान जी के मंदिर में, तो वो भी बहुत ही मतलब हमारे लिए मतलब ये था कि हमने बहुत ज़्यादा प्री प्लान नहीं किया था और एट रैंडम हमने वो विजिट प्लान की थी, क्योंकि हम लोग जैसे ऑफिस वाला सीन रहता है और फ्राइडे हमारे लिए एक तरीके से रेस्ट डे होता है पूरा। और वीकेंड पे आपको पता होगा पूरा इंसान थका रहता है। बट ये है कि अगर अचानक से प्लान बन जाए तो आप इन सब जगह पे निकल सकते हो और काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग और पीसफुल हो जाता है। और जिसको तो ड्राइव पसंद है उसके लिए तो वाव है, क्योंकि मतलब 2 से 3 घंटे की ड्राइव रहती है इन सब जगहों पे और आपको ज़्यादा टायर्डनेस भी नहीं होगी, क्योंकि आप
सेम डे ही जाके सेम डे वापस आ सकते हो। लाइक अर्ली मॉर्निंग अगर निकल गए तो पूरा दिन आपके पास रहेगा घूमने का। तो या अब देखते हैं कैसा रहता है हमारा ताजमहल का एक्सपीरियंस, क्योंकि हम लोग पहली बार जा रहे हैं और बहुत सुना है ताजमहल के बारे में। तो लेट्स सी क्या होता है वहाँ पे। अभी तक तो ये है कि 4 बजे लाइक पहुँचेंगे, तो देखते हैं क्या सीन बनता है वहाँ पे जाके। बाकी हम आपको सारी चीज़ें अपना दिखाते रहेंगे। अब अभी हम छोटा सा ब्रेक लेंगे आगे, एक टी ब्रेक, क्योंकि दोनों का ही लाइक ऐसा हो रहा है, कुछ चाय या कुछ नाश्ता करते हैं हल्का फुल्का। तो लेट्स सी अगर कुछ आगे मिलता है। तो यमुना एक्सप्रेसवे पे मतलब बहुत दिन बाद मैं चढ़ा हूँ। तो आप साइड में देख रहे हो तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, शायद ये इसको बड़ा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं 4 लेन कर रहा हूँ, मे बी 4 लेन 6 लेन। नहीं, पहले ये एरिया तो बना हुआ था, इन्होंने फिर भी मतलब ये इसको काट के पता नहीं क्या बना रहे हैं। कुछ ना कुछ इसमें यहाँ पे चीज़ कंस्ट्रक्शन चल तो रहा है, कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ कि क्या है। नहीं तो नॉर्मली ऐसे ही था, जैसे ये दिख रहा है लास्ट में ना, वैसे ही था। बट हो सकता है कुछ बना रहे हो वहाँ पर, क्योंकि अब इधर इन्होंने वो भी बना दिया है ना, नोएडा एयरपोर्ट। बाकी यमुना एक्सप्रेसवे मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट रहा हमेशा से, क्योंकि यहाँ की रोड कंडीशंस वगैरह बहुत अच्छी थी। रोड कंडीशन अच्छी है, बाकी फूड कोर्ट भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। मैं मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ा था, लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ बहुत बम्पी रोड है वो। और बाकी वहाँ पे फूड कोर्ट हैं, अच्छे अच्छे हैं, बट रोड कंडीशन मेरे को नहीं अच्छी लगती, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी हमेशा बम्प करती रहती है। दूसरा जो अपना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, उसमें क्या है, उसमें रोड ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्जन है। और दूसरा फूड कोर्ट रिपीटेड है, मतलब सेम टाइप के फूड कोर्ट हैं आपको मिलेंगे और वहाँ पे लाइक ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं रहते हैं। उनके मेन्यू में तो रहेंगी चीज़ें, बट वो आप मांगोगे उनसे कि ये चाहिए, तो उनके पास अवेलेबल ही नहीं होती वो सारी चीज़ें। एक ही 2 चुनिंदा चीज़ें उनके पास रहती हैं बस। हाँ, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है वहाँ पे। और फिर आपका आता है पूर्वांचल में रोड बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कंडीशन पे है। और बट वहाँ पे आपको फूड कोर्ट की फैसिलिटीज़, मतलब ये है कि हाँ, टॉयलेट वगैरह का है, वॉशरूम्स वगैरह हैं, और ये पेट्रोल पंप वगैरह है, बट प्रॉपर फूड कोर्ट नहीं है अभी वहाँ पे। तो रात में फैमिली के साथ जाने में थोड़ा वहाँ पे वो लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो मैंने देखा है। बाकी जो ये वाला एक्सप्रेसवे, इसमें मेरे को तो लगता है कि मोस्टली इन्होंने हर चीज़ दे रखी है। टाइम टू टाइम आपको सही फूड कोर्ट मिल जाता है, मल्टीपल ऑप्शंस के साथ। पेट्रोल पंप सही मिल जाते हैं, रोड कंडीशन बहुत अच्छी मिल जाती है, ज़्यादा डाइवर्सन वगैरह नहीं है इसमें। तो हमने अभी तक कवर कर लिया डिस्टेंस 42 किलोमीटर, और इन सिटी गाड़ी ने एवरेज दिया था 16.6 का, और हाईवे पे चढ़ने पर इसने ये दे रही है अभी 19.4। और अभी हमारे पास डिस्टेंस बची है 154। आप देखते हैं कि कितना ज़्यादा ये एवरेज पिक करती है, क्योंकि XP 95 भराने से पहले इसमें 10 लीटर पेट्रोल था E20 का, तो अभी E20 ही चल रहा है। और उसके बाद फिर ये जब 10 लीटर ख़त्म होगा, क्योंकि अभी जो कांटा दिखा रहा है वो पूरा फुल में दिखा रहा है, तो अभी वही पेट्रोल चल रहा है। बाकी जहाँ तक ये है कि पेट्रोल की बात है, तो जो A20 कंप्लाइंट गाड़ियाँ नहीं हैं, वो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग XP 95 या XP 100 डलवाओ, क्योंकि इनकेस कुछ इश्यूज़ होते हैं तो कंपनी भी पीछे हटेगी कि नहीं आपने ये क्यों डलवाया। काफ़ी देर बाद एक आया है रेस्टोरेंट, तो वहाँ हम टी ब्रेक के लिए रुके हैं। देखते हैं अब ये कैसा रहता है, होप अच्छा रहे। कैसा लग रहा है 2 घंटे बाद थोड़ा चिल करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। वेदर जैसा दिख रहा था वैसा है नहीं, गर्म है, हल्का गर्म है। हाँ, गर्म हो रखा है वेदर, बट सही है, बढ़िया है, नाइस ना। हाँ, थोड़ा बारिश हो जाती है अच्छे से, लेकिन आज रश है, वेदर देख के सब निकल गए हैं। हाँ, आओ चलते हैं।
चेयर है। सो गाइज़ हमारा जो टी ब्रेक है वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम निकल रहे हैं एंड अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी भी तो टाइम थोड़ा बढ़ भी गया होगा, मे बी 4:30 हो गया होगा अराउंड, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो गाइस हम लोग पार्किंग पहुंच गए हैं। ये है लोटस पार्किंग और ये पार्किंग आपको फ्री मिल जाती है अगर आप गाइड लेते हैं तो। हमने एक गाइड भैया करा हुआ है, ठीक है। अब चलते हमने हैं। अपनी जो गाड़ी है वो पार्किंग में खड़ी कर दी है और पार्किंग से जो ताजमहल की डिस्टेंस है वो 1.5 किलोमीटर की है, तो हमने उसके लिए बैटरी रिक्शा कर ली है और भैया हमें वहाँ तक लेके जा रहे हैं। जो गाइड है उनके एक बैटरी रिक्शा है, तो वो लेके भी जाएंगे और लेके भी आएंगे। एंड लाइक वेदर तो भी सही हो रहा है, फिर अभी देखते हैं एंट्री कैसे होती है, लाइन मिलती है या फिर सॉर्टेड रहता है। लेकिन ना 2 गेट है, सामने देख रहे हैं वो है वेस्टर्न गेट, ठीक है। जिस गेट से हम आए वो ईस्ट गेट है। लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं साउथ गेट, उससे अभी एंट्री बंद हो चुका है, उससे एंट्री नहीं होता है। अच्छा, बाकी का जो बड़ा जो गेट है ताजमहल का, ये है ताजमहल का मेन गेट, इसे बोलते हैं रॉयल गेट, शाही दरवाजा। उस टाइम पे से रॉयल फैमिली के लोगों को परमिशन था इस गेट से अंदर बाहर जाने के लिए। कॉमन लोग के लिए वो छोटा वाला गेट था, इसको एग्जिट गेट बना दिया है। अभी इसकी वॉल पे आप देख रहे होंगे फूल पत्ती पेंटिंग जैसा काम देख रहे हैं, लगता है पेंटिंग जैसा काम है और पेंटिंग है नहीं, वो सारा स्टोन्स का वर्क है। मार्बल को कट करके सारे स्टोन इसमें फिक्स किए गए और यही स्टोन होते हैं कि मून लाइट को चमकते हैं, ग्लो करते हैं। ऊपर में देख रहे हैं छोटा छोटा डोम दिख रहा होगा आपको, ठीक है। 11 तो फ्रंट साइड में, 11 इसकी बैक साइड में, टोटल जो बनता है 22। जिस चीज के एक सबूत है कि ताजमहल को बनने में 22 ईयर्स का समय लगा था। यादगार के तौर पे इन गुंबदों को यहाँ पर लगाया गया है। इस गेट का जो हाइट है वो है 105 फीट 35 मीटर और इसका ज्यादातर हिस्सा आप देखिएगा ना रेड सैंड स्टोन का बना है, लाल पत्थर। उस टाइम पे इसको फतेहपुर सीकरी से लाया गया था, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। ये चारों तरफ देख रहे हैं छोटा छोटा रूम्स बनाए, कमरा बनाए। यहाँ पर हमने पीछे भी हमारे सारे कमरे हैं। टोटल 210 रूम्स है। शाहजहां ने अपने वर्कर्स के लिए रूम बनवाया था, सारा मजदूरों का कमरा है। और इस जगह को बोला जाता है फोर कोट एरिया। फोर कोट इस वजह से देखिए, फोर साइड में चारों दिशाओं में एक ही गेट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और फोर ही यहाँ पर छोटा छोटा गार्डन है, 2 इस साइड में तो दूसरी साइड में। आप कह सकते हैं एक तरीके से ताजमहल का आंगन है, ये उसका कोर्ट यार्ड एरिया है, ठीक है। बाकी का इन्फॉर्मेशन आपको अंदर देता हूँ, उधर से आइए। इस तरीके से हाँ, तो गाइड बता रहे थे कि यहाँ पे जो है 22 साल में बना है ना, और 20,000 प्लस वर्कर्स लगे हुए थे यहाँ पे, और 210 कमरे हैं थे उनके वर्कर्स के लिए स्पेसिफिकली अलग अलग, जो कि हमने पहले वीडियो में रिकॉर्ड किया हुआ है। और काफ़ी डिटेलिंग है यहाँ पे, मतलब आप जैसे कि अंदर घुसेंगे, हम ईस्ट गेट से घुसे थे और वहाँ पे काफ़ी डिटेलिंग वगैरह दी गई थी कि कैसे बना है। और इवन एंट्रेंस भी बहुत स्पेसिफिकली अच्छा बनाया गया है। एंट्रेंस वो शॉर्ट में डाल दूँगा एंट्रेंस का। गार्डन भी है, 16 गार्डन।
ऐसा 16 गार्डन 63 में ताजमहल क्या कंप्लीट हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 16 गार्डन। साइज के 16 होंगे अंदर। ये ऐसे स्क्वायर है ना, एक गार्डन में काउंट होता है, तो 8 लेफ्ट साइड पे 8 राइट साइड पे, और 53 फाउंटेन्स है। ताजमहल कंप्लीट हुआ था 1653 में। 16 गार्डन 53 फाउंटेन। और सारे फाउंटेन चलते हैं। मस्जिद और उस जैसा बिल्डिंग वहाँ पर है, वो है गेस्ट हाउस, मेहमान खाना। दोनों बिल्डिंग्स को क्या है बिल्कुल सेम बनाया गया, तो यहाँ पर क्या है सब कुछ सेम बनाया, सिमिलर बनाया। ऐसे आप ताजमहल को भी देखेंगे ना, ताजमहल को भी चारों साइड से बिल्कुल सेम बनाया गया है। यहाँ से ऐसा दिख रहा है ना ताजमहल, पीछे से भी ऐसी दिखेगा, राइट से भी ऐसी दिखेगा, लेफ्ट से भी, 4 साइड सेम है। यहाँ तक कि एक छोटा सा फूल होगा ना, फ्लावर, वो भी चारों साइड में सेम बना होगा, बिल्कुल सिमिलर बिल्डिंग है ताजमहल। अभी भी पीला दिख रहा होगा आपको, नीचे का थोड़ा सफेद वाइट दिख रहा है। ये एयर पॉल्यूशन की वजह से पीला पड़ गया था ना, तो अभी रिसेंटली इसको क्लीन किया गया नीचे के हिस्से को मुल्तानी मिट्टी से, इस वजह से आपको वाइट दिख रहा है। ऊपर का अभी साफ नहीं हो पाया, इस वजह से अभी भी पीला है। गाइस सामने से इतना खूबसूरत है ताजमहल, लाइक इसीलिए इसको 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में रखा गया है कि लाइक इट इज़ लिटरली सो ब्यूटीफुल। बहुत मज़ा आ रहा है देख के। उसे सेम बनाया गया, ऐसे ही ताजमहल को भी चारों साइड से बिल्कुल सेम, ठीक है। अभी ऊपर में पीतल का पिनेकल देख रहे हैं, मेटल का लगा है। यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 फीट का दिख रहा होगा, लेकिन हाँ वो पीतल वाला, लेकिन उस पिनेकल का हाइट है 30 फीट। अच्छा 30 फीट है वो। और मुगलों के टाइम पे पूरा सोने का था ये, लेकिन जब अंग्रेज लोगों ने रूल किया तो सोने का निकाल कर यहाँ पर ये पीतल का लगा दिया। अभी आप ताजमहल देखेंगे बॉटम से लेके टॉप तक, टोटल ताजमहल का हाइट है आपका 243 फीट। दिल्ली का कुतुब मीनार आपने देखा होगा, कुतुब मीनार से भी ऊंचा है ताजमहल, बड़ा है, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि ये क्या है, चौड़ा बिल्डिंग है, बड़ा बिल्डिंग है। अभी आप इसका कोई भी पिलर देखिए ताजमहल का, पिलर को देखने पे नजर आएगा पिलर एकदम सीधे खड़े नहीं है, ये हल्के से बाहरी साइड में झुके हुए हैं, टेढ़े हैं। इसका रीजन ये था, जो उसके आर्किटेक्ट थे उन्होंने सोचा बाई चांस आगरा में कभी भूकंप आया तो ये पिलर है ना बिल्डिंग पे ना गिरकर बाहर गिरे, इस वजह से तो झुका के रखा है। बाकी देखिए जिस मार्बल से ताजमहल बना है, वैसे तो दुनिया भर में 72 क्वालिटीज़ का मार्बल होता है, आपने सुना होगा इटालियन मार्बल, अलाबास्टर, करारा, बट इसी में क्यों बनाया गया, एक तो वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट मार्बल होता है, इसको बोलते हैं संगे मरमर, मकराना मार्बल, और दूसरा इसका स्पेशलिटी होता है ये ट्रांसलूसेंस मार्बल होता है, लाइट मारने पर चमकता है मार्बल। और तीसरा रीजन जो होता है नॉन पोरस, इस पत्थर पे आप कुछ भी गिराएंगे ना ये दाग धब्बा नहीं पकड़ता है, कपड़ा मारने पे क्लीन हो जाता है, क्योंकि ये मार्बल ट्रांसलूसेंस होता है। तो अपने मार्बल की खासियत की वजह से ताजमहल दुनिया में एक लौता सा बिल्डिंग है जो अपने एक दिन में 3 कलर चेंज करता है। जब आप इसको सनराइज में देखेंगे ना पिंक नजर आएगा, सनसेट को देखते हैं येलो नजर आता है, पर जो सबसे अच्छा इसका व्यू होता है वो होता है फुल मूनलाइट, पूनम की रात। उस रात का टिकट अलग है, नॉर्मल टिकट 50 का है एंट्री का, उस टाइम पे 510 का होता है एक बंदे का, और वो भी जो बड़ा वाला गेट था ना रॉयल गेट, वहां से खड़ा करके दिखाते हैं, अलाउ नहीं करते अंदर में, क्योंकि इसका जो देखने का मजा है ना वो दूर से आता है। जैसे इसमें मून का लाइट पड़ता है पूरा ताजमहल एकदम मिल्की वाइट हो जाता है, दूध या सफेद हो जाता है। ये सारा रंगीन पत्थर देख रहे हैं, स्टोन, ये सारे चमकते हैं, ग्लो करते हैं। भैया तो ये जो पत्थर है अभी अवेलेबल होता है कि अब नहीं मिलता? अभी भी है, अभी भी है। मकराना राजस्थान में आप जाएंगे ना वहाँ मिल जाएगा मकराना। ये अलग, मकराना में भी क्या है कई क्वालिटी का मार्बल होता है, इससे पर्टिकुलर है संगे मरमर इसे बोलते हैं, उसका इसको बनाया गया है। जैसे हम लोगों ने उस पर इंटरनेट पे फोटोज देखी हुई हैं कि किसी में पिंक दिखता है, किसी में ब्लू भी दिखता वही है। चीज है ना, सनराइज सनसेट व्यू है जी। हाँ जब सूरज निकलता है सूर्योदय के टाइम पे देखोगे पिंक दिखेगा, पिंक, हाँ सनसेट को देखेंगे येलो दिखेगा, और लेकिन हल्का सा ये नीलापन होता है ना मिल्की वाइट सा, वो मून की लाइट को 3 कलर चेंज करता है ताजमहल। बाकी आपने सुना होगा ताजमहल जो शाहजहां ने बनाया था अपना वाइफ का याद में, जो शाहजहां थे ना उनका रियल नेम शाहजहां नहीं है, शाहजहां तो सिर्फ एक टाइटल है, उपाधि है। शाहजहां का मतलब होता है दुनिया का राजा, किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो जो शाहजहां का रियल नेम था वो था अब्दुल खुर्रम, और जो उनकी वाइफ थी मुमताज़ बेगम, उनका असली नाम था अर्जुमन बानो बेगम। तो वैसे तो शाहजहां ने ऑफिशियली अपना 3 शादियां किया था, उनका पहला वाइफ था शिरहिंदी, दूसरा वाइफ था फतेहपुरी, और तीसरा था मुमताज़, जिनकी याद में ताजमहल बनाए। और शाहजहां के टोटल 14 किड्स थे, 14 बच्चे, जिसमें कि 8 जो बच्चे थे पैदा होते एक्सपायर हो गए थे, 6 जो चाइल्ड थे वो सरवाइव कर पाए, जिनमें उनके 4 तो लड़के थे, दाराशिको, सूजा, मुराद, औरंगजेब, और 2 लड़कियां थी, रोशन आरा और जहान आरा। मुमताज़ जब अपने आखिरी बच्चे को जन्म दे रही थी 1630 में, तब उनकी डेथ हो गया।
और शाहजहां ने आर्किटेक्ट और डिजाइनर को आगरा में बुलाया 1631 में, यानी कि मुमताज़ के मरने के बाद ताजमहल का काम स्टार्ट हुआ। तो पहले अंदर में मुमताज़ का समाधि बनाया गया, फिर उसके ऊपर से ताजमहल बनाया। तो इस तरीके से 1631 से बनते इसको बनने में लगे 22 ईयर्स, और 1653 में ताजमहल बन के कम्प्लीट हुआ। टोटल 20,000 वर्कर्स ने यहाँ पर काम किया था। नीचे देख रहे हैं आर्चिस बने देख रहे होंगे आप, ये एक एक पीस मार्बल का पत्थर है जिसको हैमर एंड सिदर छेनी हथौड़ों की मदद से कटिंग करके डिजाइन बनाया गया है। 5,000 वर्कर्स ने पूरे काम को ताजमहल में इस काम को इसे बोलते हैं कार्विंग वर्क। बाकी जो स्टोन वाला वर्क है ना, इसे बोलते हैं इनले वर्क। और 15,000 मजदूरों ने पूरे ताजमहल में उस काम को किया। वो इतना कठिन काम है, एक फूल बनाने में उस टाइम पे 16 से 20 दिन तक का टाइम लगता था। और जब 17वीं सेंचुरी में ताजमहल को बनाया गया था, ना तो कोई मशीन था ना कोई सीमेंट था, टोटली इसको हाथ से बनाया गया है। और स्टोन्स को अंदर फिक्स करने के लिए भी एक नेचुरल एक पेस्ट बनाया था, कुछ नेचुरल चीज़ों से मिला के, जैसे कि राइस पाउडर, मार्बल पाउडर, हनी, ट्रीगम, उड़द दाल, उनको मिक्स करके एक इतना मजबूत पेस्ट बनाया कि उसी पेस्ट से 400 साल से स्टोन अभी भी वहाँ पर चिपके हुए निकले नहीं है। और यही होते हैं कि मून लाइट को चमकते हैं। अभी सामने आप देख रहे होंगे कैलीग्राफी, जो अरबिक लैंग्वेज में राइटिंग किया गया है ना, अच्छा वो जो राइटिंग किया गया ना, ये भी कोई पेंटिंग का काम नहीं है, ये भी एक स्टोन है ब्लैक वाला, ब्लैक ऑनिक्स। और उस टाइम पे इसको लाया गया था बेल्जियम से। तो विदेशों से भी स्टोन लाकर यहाँ पर चिपकाए गए। ठीक है, भैया ये जो राइटिंग है क्या है, लिखाई है मतलब कुछ? ये बेसिकली प्रेयर्स लिखी हुई है ताजमहल को प्रोटेक्ट करने के लिए। अरबिक लैंग्वेज पूरे ताजमहल में 12 प्रेयर्स लिखी हुई है। बाकी मैंने बता दी, ऊपर में वो दरवाजा है ना, अंदर में एक हॉल है जहाँ पर शाहजहां मुमताज दोनों का समाधि रखा हुआ है, कब्र रखा हुआ है, लेकिन वो डुप्लीकेट है। जो असली वाला है वो नीचे है बेसमेंट के अंदर, वो बंद है। वो गवर्नमेंट साल में एक ही बार खोलता है, जब उनका एनिवर्सरी यहाँ पर मनाया जाता है तब खोलता है। डुप्लीकेट वाले दिखाते हैं अभी? हाँ जी, डुप्लीकेट अभी वाले डुप्लीकेट दिखाएंगे आपको। बाकी आम दिनों में डुप्लीकेट खुला रहता है, उसका भी अलग से टिकट लगता है 200 रुपीज़ पर हेड का। देखना चाहें वो टिकट अंदर से आसानी से मिल जाता है, नहीं देखना है इसी टिकट में भी आगे जा सकते हैं। यहाँ पर यमुना रिवर है, ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन है, वो देख सकते हैं। यहाँ पर 2 तरह का प्लेटफॉर्म है, रेड प्लेटफॉर्म एंड व्हाइट प्लेटफॉर्म। रेड प्लेटफॉर्म पे चढ़ोगे 50 का टिकट लगता है, व्हाइट प्लेटफॉर्म पे चढ़ोगे 200 का टिकट लेना होता है। दिखता सेम चीज़ है, वहाँ से भी नदी और काला ताजमहल का फाउंडेशन दिखता है, यहाँ से भी दिखता है, दिखता सेम है, पर ऊपर और नीचे का फर्क है। ठीक है, आइए। तो अंदर क्या ये लिखा है, मेन म्यूजियम है क्या? मुजोलियम यानी कि मकबरा, कब्र है उन दोनों की। अच्छा, जैसे गुम्बद है ना, उतना ही बड़ा नीचे सर्कल में हॉल बना है, हाँ। जहाँ पर उन दोनों का एक पत्थर का स्ट्रक्चर रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, मुजोलियम होता है, मकबरा। ये मॉस्क है। फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है ना, लोकल का मुस्लिम आता है यहाँ पर अपना प्रेयर करता है फ्राइडे वाले। तो टूरिस्ट के लिए ताजमहल बंद होता है फ्राइडे को। सेम वही स्ट्रक्चर बना है ये देखिए ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है 400 साल पहले। उसके बाद भी चौक नहीं हुआ है, कितना भी बारिश आ जाए, कुछ भी आ जाए, पानी यहाँ पे भरता नहीं है। सारा पानी यहाँ से निकल के नदी में मिल जाता है। 400 साल से काम करते हैं। जो कि किताबों में है, सच में ऐसा हाथ नहीं लगा। भैया इसकी जो टावर्स है, इसका दरवाजा होता है दरवाजा और अंदर से वाच टावर है, हाँ। यूज करते हैं। सैनिक खड़े होते होंगे इसमें। की तरह ये गेस्ट हाउस है। मतलब इसमें ये सिर्फ मकबरा है भैया कि इसमें राजा रानी रहते भी देखिए थे? मैं आपको बता दूं, महल जो शब्द है ना, लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ताज महल, हाँ। तो लोग रहते होंगे महल है ये। हाँ। बेसिकली ये रानी का पूरा नाम था मुमताज महल, तो वहाँ से आया ये ताज महल। ये रहने की जगह नहीं है, हाँ। ये तो सिर्फ एक सिंबल ऑफ लव है, सिंबल ऑफ मेमोरी है, जो कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ के मरने के बाद उनकी याद में इसको बनाया है। याद का निशान ही है, रहता ना उस टाइम पे कोई था ना आज कोई रहता है, रहने की जगह नहीं है, इससे सिंबल ऑफ लव है बस। अच्छा अच्छा, महल बेसिकली मुमताज़ का नाम था, मुमताज महल, तो महल शब्द वहाँ से आ गया।
तो उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रहने की जगह नहीं। छोटा छोटा हुक्स दिख रहा होगा, रिंग्स लगे हुए हैं। हाँ, ये मुगलों के टाइम का नहीं है, 1971 में जब इंडिया पाक का वॉर हुआ था, कहीं ताजमहल को एयर स्ट्राइक हमला वगैरह में हो जाए तो उस टाइम की गवर्नमेंट ने क्या किया था, ताजमहल को काले कपड़े से ढक दिया था। तो हुक्स को यूज़ किया था कपड़े को फिक्स करने के लिए, लगाने के लिए, क्योंकि रात को ताजमहल बहुत ज़्यादा चमकता है ना, स्पेशली मून की लाइट में अलग से अटैक हो जाता है, तो पूरा ब्लैक आउट कर दिया, तभी का रिंग्स लगता है। अच्छा अच्छा। मार्बल की वजह से ये कलर चेंज करता है, सनराइज सनसेट मूनलाइट। रात को बहुत ज़्यादा चमकेगा तो पूरा छुपा दिया था 1971 में। रिंग्स अभी भी निकाला नहीं है, अभी भी सफाई का ज़रूरत पड़ता है ना, रिंग्स को यूज़ कर सकते हो आप क्लाइंब करने के लिए, स्पेशल पहाड़ बांधने के लिए। ताजमहल, आगरा हाँ। बेसिकली फेमस है अपनी चीज़ों के लिए, ऐसे अपना ताजमहल हो गया, यहाँ का पेठा हो गया, यहाँ का लेदर हो गया, चमड़ा वगैरह सुना होगा, जूता चप्पल बैल पर, ये सारा फेमस है आगरा का। तो आगरा ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से जाना जाता है। भैया खाने का भी कुछ फेमस है डिश? खाने का देखिए, मॉर्निंग में यहाँ पर बेड़ई वगैरह चलता है नाश्ते में, बेड़ई जलेबी सुबह नाश्ता होता है। बाकी आगरा क्या बेसिकली मुगलों से रिलेट करता है, तो मुगलई फूड यहाँ का फेमस है, वेज नॉन वेज में इस तरीके से। चलो यार, हमने ताजमहल विज़िट कर लिया। और हुआ क्या था कि हमने एक गाइड किया था, और वो जो गाइड था वो हमें यहाँ लोटस पार्किंग में लेके आया, और फिर VIP एंट्री उसने करवाया, मतलब उसने ऑनलाइन टिकट करवा दिया था हम लोगों का। और प्रॉपर फिर वहाँ पे पार्किंग हो गई, और यहाँ से इन्होंने ई रिक्शा करवाया हम लोगों को, और ई रिक्शा हम लोग को लेके गया वहाँ ताजमहल पे। और टोटल जो कॉस्ट आई है वो गाइड की और पार्किंग की मिला के जो कॉस्ट है वो 300 रुपये थी। और जो ई रिक्शा यहाँ से जाता है वो आना जाना मिला के 150 रुपये था। बाकी बहुत अच्छा रहा हम लोगों का वहाँ पे, और गाइड ने बहुत अच्छे से सब कुछ दिखाया हम लोगों को। और बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उमस बहुत ज़्यादा है अच्छी खासी। तो मैं तो कहूँगा कि आप लोग ठंड में आना, ठंड में ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस टाइम तो अच्छी खासी गर्मी थी। और हम लोगों ने फटाफट वगैरह सब कुछ देखा था वहाँ पे, और काफ़ी मज़ा आया। बाकी इनका हाल ये है कि इनको हर जगह भूख लग जाती है, और ये अपना सब खाना पीना सब पैक करा के लाती हैं। इनकी बस फ़ोटो हो गई, उसके बाद ये था कि चलो निकलो, कोई हिस्ट्री नहीं जाननी मुझे। लेकिन गाइस मस्ट विजिट प्लेस एंड मस्ट विजिट, यू ऑल शुड विजिट दिस प्लेस, टू ब्यूटीफुल, टू ब्यूटीफुल। चलो अब निकलते हैं अपनी टिगोर से, और ये है अपना पार्किंग एरिया। तो अब हम नोएडा की ओर निकल रहे हैं। ताजमहल हमने देख लिया, काफ़ी खूबसूरत था, बहुत मज़ा आई देखने में। एंड जो हमें गाइड रास्ते में मिल गया था उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई थी। काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे डिटेलिंग में पता चल गई, क्या था, कब था, कैसा था, कैसे यहाँ पे उसको मेंटेन किया जाता है, कैसे मेंटेनेंस चलती है। तो बाकी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ आ गई, और बाकी काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके। एंड हमने यहाँ का पेठा भी ट्राई किया, काफ़ी वैराइटीज़ ऑफ पेठा थे यहाँ पे। तो हमने 1-2 पेठा अपने लिए घर के और घर के लोगों को देने के लिए ले लिया है। बाकी हम निकल रहे हैं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आई। यू ऑल मस्ट विजिट दिस प्लेस एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ। बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़ा आई। एंड अभी हम एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं, तो बाकी देखते हैं, अभी रास्ते में कुछ खाने पीने का मिलेगा फिर से तो खाएंगे। तो भाई अब एक्सप्रेस वे पे हम लोग चढ़ चुके हैं, और डिस्टेंस दिखा रहा है 200 किलोमीटर, और अराइवल टाइम दिखा रहा है 9:48। और जहाँ तक मुझे जो उम्मीद है वो 10 साढ़े 10 बजेंगे, क्योंकि हम रास्ते में रुकेंगे भी। और जहाँ तक रोड कंडीशन की बात है, रोड कंडीशन बहुत ज़बरदस्त है, और हम लोग इस टाइम पे आगरा के इधर एक रोड पे चढ़ रहे हैं। बाकी दिन ढलता चला जा रहा है, लेकिन आज पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं लगा ना। हाँ जैसे काफ़ी एक बढ़िया टाइम था। एक भी बार वहाँ पे बोरियत नहीं हुई। जैसे आप घुसते हो, आप सारी डिटेलिंग सुनते हो,
ताजमहल को देखते हो तो काफ़ी अच्छा लगेगा, मतलब आपको एकदम बोरियत नहीं लगेगी, बहुत जल्दी 1-2 घंटे बहुत जल्दी पास हो जाएंगे, टाइम मतलब पास हो जाएगा। और जहाँ तक गाड़ी के फ्यूल की बात है, एवरेज की बात है, जो मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाईवे पे क्या एवरेज दिया गाड़ी ने, तो सिटी में गाड़ी का एवरेज था 16.6, और जब हम लोग आगरा हाईवे पे थे तो इस गाड़ी ने एवरेज दिया था हम लोग को 22 का, ठीक है। और अभी जब हम लोग सिटी से निकले हैं तो करंटली एक एवरेज दिखा रही है 19.5, तो नॉट बैड, बट बढ़िया चल रहा था यार एवरेज। बाकी आपको रूट के बारे में या फिर आपको ताजमहल के बारे में कुछ भी जानना हो, या फिर कुछ भी आपको टाइमिंग्स वगैरह का जाननी है, तो आप हमें DM कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो, वी विल रिप्लाई। अभी मथुरा के पास एक बहुत सही ढाबा हमको मिल गया था, शिवा ढाबा करके, जहाँ हमने डिनर कर लिया है। और हमने अपने लिए एक वेज थाली मंगाई थी जो कि बहुत सही थी, मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज बहुत बढ़िया था, एंड अच्छे से पेट भर गया। एक थाली हमने ऑर्डर की थी, उसमें दोनों ने खा लिया था, तो लाइक अच्छा था सब कुछ, काफ़ी टेस्टी था। एंड अब हम निकल गए हैं नोएडा की ओर, एंड अभी टाइम जो दिखा रहा है 2 घंटा दिखा रहा है यहाँ मथुरा से नोएडा के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल अब कहीं रुकना नहीं है, अब सीधे घर पे रुकेंगे, तो मिलते हैं फिर। फाइनली हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। काफ़ी मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने, और लाइक थोड़ी थकान भी हो गई है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा, काफ़ी सही रहा। और ताजमहल में भी बहुत मज़ा आया। जो गाइड मिल गए थे वो भी काफ़ी अच्छे मिल गए थे, उन्होंने बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने सारी चीज़ें एक एक अच्छी चीज़ें डिटेलिंग में बताई, और ज़्यादा कोई कॉस्ट भी नहीं लिया, राइट? हाँ, ये तो था, कॉस्ट इफेक्टिव था और काफ़ी अच्छा गया हमारा। और वीकेंड पे अगर निकलना हो तो यार निकल जाओ, और बहुत अच्छा लगता है, पता है। एक जो बिजी शेड्यूल अपना रहता है उससे निकल के ये चीज़ करना ना बहुत काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है, काफ़ी पीसफुल रहता है। हाँ। और दूसरी बात ये कि आप हम लोग का वीडियोस देखते हैं तो उस पर रिव्यूज़ दीजिए, कमेंट करिए कि कैसा आपको लग रहा है, कैसा आप चाहते हैं कि कैसा बने, है ना। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन बताइए कहाँ पे हम जाके वो वीडियो बनाए दोबारा, ठीक है। टिल देन अगर आपके कोई भी सजेशंस हो या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट्स करिएगा, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब यार। अभी हम लोग स्ट्रगल फेज में, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करो, हम लोग आगे बढ़ें और अच्छे ब्लॉग्स आते रहेंगे। टिल देन बाय।